बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल मिल गया साइबान की किस्त नंबर 2। आज बहुत दिनों बाद वो पार्क में आई थी। पार्क की रौनक हस्बे मामूल थी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे और उधेड़ उम्र लोग पार्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे थे। कुछ चहलकदमी कर रहे थे, कुछ अपने बच्चों में मसरूफ़ थे। वो भी चहलकदमी के बाद मखसूस बेंच पर आकर बैठ गई थी। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि ये बेंच सिर्फ़ उसी के लिए मखसूस है, क्योंकि वो जब भी यहाँ आती थी वो उसे खाली ही मिलती थी, और आज भी खाली ही थी। वो बेंच पर बैठकर बड़े से पेड़ को देखने लगी। उसके सब्ज़ पत्तों की ओट में कोई नन्हा सा परिंदा था, शायद जो मुसलसल अपनी सुरीली आवाज़ में बोल रहा था। वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसे सब्ज़ पत्तों में तलाश करने लगी। वो महज वक्त गुजारी के लिए उस परिंदे को पत्तों की ओट में तलाश कर रही थी। उसके करीब ही ज़रा फासले पर बनी स्याह रविश पर वाक करते हुए उस लड़के ने हैरत से देखा। आप इतनी देर से दरख्त के पत्तों में कुछ तलाश कर रही हैं? नामानूस सी आवाज़ और खिलाफ़े तवक्को बात सुनकर उसने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा। 24-25 साल का नौजवान बड़े पुरे एतमाद अंदाज में उसके मुकाबिल बैठा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने चंद पल उसे देखा और खिलाफ़े मामूल बग़ैर इजाज़त के उसके पास बैठ गया तो वो सामने देखते हुए गोया हुई। हाँ, तलाश कर रही थी एक परिंदा जो उस पेड़ के पत्तों में कहीं छुपा अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगा रहा था। उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी और मैं बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसे इन पत्तों में तलाश करने लगी। हालांकि आज से पहले भी मैंने बहुत मर्तबा परिंदों की आवाज़ें सुनी हैं, पर तब मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। मगर आज जाने क्यों इस आवाज़ ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया। शायद पहले इन आवाज़ों में इर्द गिर्द की और कई आवाज़ें भी शामिल होती गई होंगी, इसलिए वो आपको मुतासिर न कर सकें, जबकि आज आपने इस आवाज़ को तन्हाई, खामोश और तवज्जो से सुना है। इस आवाज़ में कोई और आवाज़ शामिल नहीं थी। आपको इस आवाज़ को तलाश करने का मौका मिला था, मगर मैं उसे तलाश नहीं कर पाई। उसने उदासी से सर झुकाकर कहा। एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगी? उसने पुरसोच अंदाज में देखते हुए इस्तफसार किया, मगर वो खामोश ही रही, कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो गोया हुआ। एक ही नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ करने से बाज़ औक़ात वो नज़रों से ओझल हो जाता है जिसकी हमें खोज होती है। उस पर भी अंधेरा सा छाया लगता है, गो आपकी नज़रें उस नुक्ते पर जमी होती हैं। इससे कुछ अखज़ करने की कोशिश कर रही होती हैं, मगर बावजूद कोशिश के आप कुछ अखज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो नुक्ता नज़र आ रहा होता है वो भी नज़रों से ओझल हो जाता है और नज़रें महज खाली जगह को देखती रह जाती हैं। तब तक उस नुक्ते की कोई वक़्त या हैसियत ना होगी जब तक आप उस पर किसी लफ्ज़ की लकीर ना खींच लें। इस तरह किसी को तलाश करने के लिए बस एक ही जगह पर नज़रें मरकूज़ कर देने से ज़रूरी नहीं आपको वो चीज़ मिल जाए। उसके लिए थोड़ी तगोदो करना पड़ती है, अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाना पड़ती हैं, तब जाकर रसाई हासिल होती है। जबकि आप कितनी देर से एक ही जगह पर उस परिंदे को तलाश कर रही हैं, मगर वो आपको दिखाई नहीं दिया, जबकि मैंने अभी पेड़ पर नज़रें दौड़ाते हुए उसे तलाश भी कर लिया। क्या आप उसे देखना चाहेंगी? सहर ने चौंकते हुए हैरत से उसकी जानिब देखा। कहाँ? वो देखें, वो नन्हा सा परिंदा जो अपनी सुरीली आवाज़ में गुनगुनाते हुए आपकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ले गया था, मगर आपको दिखाई ना दे सका। शायद आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत थी। गो आखिरी जुमला उसने शरीर से अंदाज में कहा, मगर जाने क्यों उसे बहुत बामायनी लगा। आपकी तारीफ़? संभल कर बैठती उसने सर्दो सपाट लहजे में इस्तफसार किया। हमारी तारीफ़ तो एक ज़माना करता है, लेकिन आप शायद इससे महरूम हैं। इसलिए आपको बता देता हूँ कि मैं काशिफ़ ज़ुबैर हूँ। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ। और आप? मैं जो भी हूँ, आपसे मतलब? वो गुस्से से बोली। काशिफ़ को हैरत हुई। जब आप मेरे बारे में जान सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? किसने कहा था कि मैं आपको जानना चाहती हूँ? मैंने आपका इसलिए पूछा क्योंकि आप बिला वजह कंबल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। वो उसे खासी दिलचस्प लगी थी। कैसी बातें कर रही हैं मोहतरमा? मैं तो महज आपकी मदद के ख्याल से चला आया था।
ورنہ मुझे आपसे क्या लेना देना। बहुत देर से मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रहा था। आप मुसलसल एक ही जगह पर नज़रें जमाए बैठी थीं। मुझे लगा आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। शायद आप किसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रही हैं और वो आपसे नहीं हो रहा, वरना मुझे क्या? क्या? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी मदद करें। उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में इस्तफ़सार किया तो वो लाजवाब हो गया। कहा तो नहीं, मगर मैं भी नज़रें रखता हूँ और आई थिंक थोड़ी बहुत अकल और इंसानियत भी है मुझ में। अपनी थोड़ी सी अकल और इंसानियत किसी ज़रूरतमंद पर सरफ़ करें मिस्टर, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। उसकी जानिब देखते हुए चबा चबा कर कहा और उठ खड़ी हुई। काशिफ़ ने इंतहाई ताज्जुब से उस अजीबो गरीब लड़की को देखा। बहुत दिलचस्प मगर कुछ अजीब सी, थोड़ी खिसकी हुई या फिर उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए वो आहिस्तगी से बड़बड़ाया था। खिसकी हुई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसने दिमाग की जानिब उंगली करके उसे घुमाया और ख़ुद ही महजूज़ होते हुए मुस्कुरा दिया। वाओ यार, इस वाइट ड्रेस में तुम्हारी सिस्टर कितनी क्यूट लग रही है ना। सुर्ख गुलाबों का बुके पकड़े शाहाना अंदाज में चलती हुई दुल्हन और उसके पीछे उसके लिबास को पकड़कर संभालती हुई नन्ही परियां, कितना खूबसूरत मंजर था ये उसके लिए। सलोमी की बहन की शादी थी। नवाल मेहंदी में तो ना आ सकी थी, मगर शादी में आने का मौका मिल गया था उसे। दादो फूफो के घर गई हुई थी, मामा पापा ऑफिस, और अगर वो घर पर भी होते तो उनसे इजाज़त लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ा मसला दादो का था, जो कि खुशकिस्मती से घर में मौजूद ही न थी, इसलिए वो शादी में शरीक हो रही थी। दुल्हन आ चुकी थी। दूल्हा भी हाथ में सुर्ख गुलाबों का बुके लिए दुल्हन का मुंतज़िर था। नवाल बड़ी दिलचस्पी से खड़ी दुल्हन और दुल्हा का ये हसीन मलाप देख रही थी। उसे ये सब बहुत मुतासिर कर रहा था। तभी बेसाख्ता सलोमी से इजहार भी कर दिया। उसकी बात पर सलोमी ने बड़े मायने खेज़ अंदाज में उसकी जानिब देखा। ये तो कुछ नहीं यार, काश तुम रात मेहंदी में आती। इतना मज़ा आता है हमारे यहाँ मेहंदी के फंक्शन में कि क्या ही शादी में आया होगा। रियली हमने बहुत एंजॉय किया। तुम एक ग्रैंड फंक्शन मिस कर गई नवाल, इसका मुझे बेहद अफसोस है। क्या करती यार, जानती तो हो दादू को। मैं तो तैयार थी आने को, मगर बदकिस्मती से दादू से सामना हो गया। तुम्हारे कहने के मुताबिक झूठ बोलने की भी कोशिश की, मगर पकड़ी गई। वो मुंह फुलाए उदासी से गोया हुई। चलो कोई बात नहीं, मेहंदी में ना सही शादी में तो आ गई ना। बाय द वे, तुम तो पहली बार आई हो चर्च। जाहिर है तुमसे पहले मेरे कोई फ्रेंड क्रिश्चियन नहीं थी। अगर किसी का ताल्लुक़ था भी तो महज हाय हेलो तक। तुम्हारी तरह बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं थी। ये तो है, लेकिन यार मैं ये कह। सलोमी अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसका भाई चला आया। नवाल की उससे एक दफ़ा सरसरी सी मुलाकात हुई थी। आज नवाल ने उसे बहुत तवज्जो से देखा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुरकशिश व बारोब सी शख्सियत ने नवाल की नज़रों को ही नहीं बल्कि उसके दिल को भी अपने हिसार में ले लिया था। वो उसे देखती रह गई, ये भी ना जान सकी जिसे वो देख रही है वो कब का पलट कर जा चुका था, और जो है उसकी मायने खेज़ नज़रों ने उसे सरतापा जांचा था। नवाल क्या हुआ? उसके पुकारने पर वो बुरी तरह चौंकी। उसने हैरत से सलोमी की जानिब देखा। हाँ क्या हुआ? बौखलाकर उसने पूछा। कहाँ गुम हो? सलोमी का अंदाज आम सा था। नवाल नज़रें चुरा गई थी। नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। तुमने कुछ पूछा था क्या? जहन अब भी कहीं और था, जिसे सलोमी महसूस कर गई थी। पूछा तो कुछ नहीं था, तुम काफ़ी देर से इर्द गिर्द से गाफिल जाने किन सोचों में गुम थी। मैरिज का सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, मगर तुम खोई ही रही। इसीलिए मैंने तुम्हें मुखातिब किया था, वरना बात तो कोई नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए गोया वजाहत दी। नवाल जो अपनी जगह चोर सी बनी खड़ी थी, मुतमईन सी हो गई थी। आप बहुत बहादुर हैं, ख़ुद को पत्थर तस्वुर करती हैं या फिर खुद अजियती का शिकार हैं। अनेक्सी की जानिब जाते हुए वो बेख्याली में एक बड़े से गमले से टकरा गई थी। ख़ुद को संभालने के चक्कर में वो फर्श पर जा गिरी। साथ ही एक और गमला था जिसका किनारा टूटा हुआ था। गिरते हुए उसका माथा ज़ोर से उस गमले की नोक से जा टकराया। नतीजतन उसके माथे पर गहरा कट लग गया। लॉन चेयर पर बैठे ज़ुबैर की अचानक उस पर नज़र पड़ी थी। वो तीर की तेज़ी से उसकी जानिब लपका था। करीब आने पर उसके माथे से खून निकलता देखकर वो अपनी गाड़ी की तरफ आया।
और डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स से ढेर सारे टिश्यू निकालकर दोबारा उसकी जानिब चलाया और उसके किसी भी रद्द अमल की परवाह किए बिना टिश्यू उसके माथे पर रखते हुए ज़रा सा दबाव डाला। सहर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और उसके हाथ को ज़ोर से झटका और बिना कोई बात किए अनेक्सी की जानिब कदम बढ़ा दिए। तभी behzad ने कहा, मैं ख़ुद को बहादुर समझूं, पत्थर समझूं या फिर खुद अजियती का शिकार हूँ, इसके लिए मैं दूसरों को जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ और ना ही किसी को मुझसे कुछ भी पूछने का हक़ है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। ना आप पाबंद हैं और ना ही हकदार, मगर किसी की चोट पर मरहम रखने के लिए हमेशा अपनों का हाथ होना भी तो लाजमी नहीं। ज़ख़म से रिश्ता हुआ खून अक्सर व बेशतर राहगीर भी साफ़ कर दिया करते हैं और किसी की चोट पर दर्द महसूस करते हुए मरहम लगाने से भी दुरेग नहीं करते, भले वो हकदार हैं या नहीं, उनका ये फ़र्ज़ है या नहीं। इंसान में इंसानियत अल्लाह की तरफ से ही इनायत की गई है। अगर इंसानियत ना होती तो फिर इस वजूद के भी कोई मायने नहीं होते। इंसान और इंसानियत सिर्फ़ एक मुसलमान में ही होती है क्या? दूसरे मज़ाहब के लोग इस लफ्ज़ से नाबलद हैं क्या? सामने देखते हुए उसने निख़वत से इस्तफ़सार किया। जहन में कुछ और गर्दिश कर रहा था। इंसान और मज़हब बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड है मिस सहर इर्तज़ा। मुसलमान भी इंसान है और दूसरे मज़ाहब के लोग भी, और हर इंसान में इंसानियत होती है, भले वो मुसलमान हो या फिर कोई और। अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह और हर मज़हब में होते हैं, ये तो आप भी यकीनन मानती ही होंगी ना। behzad समझ नहीं सका था वो क्या कहना चाहती है, मगर फिर भी जवाब देना ज़रूरी समझा था। नहीं, मैं नहीं मानती, खुरदरे और सर्द लहजे में जवाब देकर वो आगे बढ़ गई। वैसे मुझे आपके इस सवाल की समझ नहीं आई, behzad ने कहा। अच्छा है अगर समझ नहीं आई, वैसे भी यह किसी के समझने की बात नहीं है, इसे मैंने समझ लिया यही बहुत है। आखिरी जुमला वो बहुत आहिस्तगी से बोली। आपकी चोट बहुत गहरी है, आइए मैं बैंडेज कर देता हूँ। वो जान छुड़ाना चाह रही थी, मगर जाने क्यों behzad बार बार उसे रोक लेता था। नहीं जी, शुक्रिया, ज़रूरत नहीं है। चोट गहरी है मिस सहर, आपको इसकी गहरी चोट, ज़ाहिरी चोटें इतनी गहरी नहीं होती मिस्टर, जितना तकलीफ़ देती हैं, मगर जल्द मंदमल हो जाती हैं। चाहे उस पर मरहम लगाएं या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, अगर चोट पर मरहम लगा दिया जाए तो वो जल्द ठीक हो जाती है, वरना उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं और जितनी देर होगी उतनी ही तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। बेहतर नहीं कि मरहम लगा लिया जाए ताकि ज़्यादा तकलीफ़ से बचा जा सके। मरहम? उसने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई और आगे बढ़ गई। behzad चाहते हुए भी उसे रोक ना सका था। समीन ने कहा, यह अजीब है। काशिफ ने कहा, दिलचस्प है, मगर उसे वो एक मुअम्मा लगी थी। मुअम्मा तो वो काशिफ और समीन को भी लगी थी, मगर वो बात को मजाक के पेराए में ले गए थे, जबकि वो पूरी संजीदगी से उसकी ज़ात की खोज में था। उसे यकीन था कि वो उसे हल कर लेगा। यार मनकूहा, मेरी रिदा तो इन दिनों मंजर से गायब है। वो अनेक्सी वाली सहर खातून के बारे में क्या ख्याल है? वो इस वक्त लान में काशिफ के साथ मुंह फुलाए बैठी थी। गुस्सा नाक पर था, जबकि काशिफ उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर उसे चिढ़ा रहा था। ख़बरदार अगर उनका नाम भी लिया तो। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, उसकी जानिब उंगली से इशारा करते हुए खफगी से तंबीह की। लो, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरी और उनकी दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं आसानी से लाइन मार सकता हूँ, काशिफ ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। वो ऐसी नहीं है फ्लर्ट इंसान, उसका बस नहीं चल रहा था कि उसको कत्ल ही कर दे। मैं तो ऐसा हूँ ना डियर, उसने दू बदू जवाब दिया। काशिफ, तुम बहुत बुरे हो, बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे तंग करने में, मुझे रुलाने में। दफ़ा हो जाओ तुम और मत आया करो मेरे घर। वो यकलख्त उठ खड़ी हुई और आंखें रगड़ते हुए रुंधे हुए लहजे में कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई। ए मनकूहा, छोड़ ना यार, इतनी नन्ही सी नाक पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता। काशिफ ने तेज़ी से उसकी कलाई थामी और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया, जो शिद्दत जज्बात से लाल हो रहा था, जबकि वो होंठ भींचे आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। डोंट टच मी काशिफ बिन ज़ुबैर,
उसने झटके से अपना बाजू छुड़ाना चाहा। मनकूहा हो यार, हक है मेरा, कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। जाओ अपनी किसी होती सोती पर हक जमाओ, मुझ पर नहीं। यार वो तो पके हुए आम हैं, एक झटके में ही झोली में आ गिरते हैं। मज़ा तो दस्तरस से दूर किसी चीज़ को हासिल करने में है। मैं कोई चीज़ नहीं, एक जीती जागती इंसान हूँ काशिफ। दिल भी है, जज्बात व एहसासात भी हैं, तकलीफ़ भी महसूस करती हूँ। पत्थर नहीं हूँ मैं। आज तो वो गोया हर बात कह देने के दर पे थी। काशिफ फ़ौरन संजीदा हो गया। क्या हो गया समीन, बहुत बदगुमान हो गई क्या? बदगुमान हुई नहीं थी काशिफ, तुमने कर दिया है। वो अपनी कलाई खींचते हुए खफगी से बोली। एतबार नहीं रहा मुझ पर। उसकी आंखों में झांकते हुए दरियाफ्त किया तो वो नज़रें चुरा गई। तुमने एतबार दिया ही कब था काशिफ? कह देने से एतबार कायम हो जाता है क्या? मुझ पर ना सही, अपने जज्बों पर तो एतबार होना चाहिए था समीन राहत। उसकी बात काशिफ को दुखी कर गई थी। तभी वो तलखी से गोया हुआ। जज्बों पर एतबार है, तभी तो इसी जगह खड़ी हूँ जहाँ आखिरी बार छोड़ कर गए थे तुम। उसके लहजे में भी दुख दर आया। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया समीन काशिफ, ये महज तुम्हारी अपनी सोच थी और अब भी है। एक ज़रा से मजाक को तुमने सारी ज़िंदगी पर मुहित कर लिया है। तुमने भी तो मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बढ़ावा ही देते आ रहे हो। ज़रा सी देर को खुश फहमियों के खुशनुमा जजीरे में ले जाते हो और खुद ही खुद से बदगुमान करके हाथ पकड़कर उस जजीरे से निकाल देते हो। ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत ही है अगर तुम शक की ऐनक उतार कर एतबार की नज़र से देखो तो मोहब्बत खुद अपना आप मनवा लेगी। मगर ये तुमसे कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कलाई को झटके से छोड़ते हुए मुड़ा और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि समीन आंसू भरी आंखों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई थी। नवाल को भले सलोमी की बातें, उसका लाइफस्टाइल, उसकी आज़ादी मुतासिर कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं ये पसंदीदगी, ये मुतासिर कुन ख़यालात उसे अंदर ही अंदर नादिम ज़रूर कर देते थे, जिन्हें वो ढिठाई से नज़रअंदाज कर जाती थी। जाने इस फैमिली में ऐसी क्या बात थी कि नवाल को अपने असल से ज़्यादा उनके खोखले जज्बात व ख़यालात मुतासिर कर रहे थे और वो उनके पीछे खींची चली जा रही थी, रोशनियों से निकलकर अंधेरों की जानिब बढ़ रही थी, ये सोचे बिना कि वो दर हकीकत कर क्या रही है। क्या बात है सलोमी, परेशान हो? जब वो क्लास में दाखिल हुई तो सलोमी सर झुकाए बैठी थी। उसने उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी थी, मगर लेक्चर अटेंड करते हुए भी उसका सारा ध्यान सलोमी की तरफ ही रहा था। जो ही पीरियड ख़त्म हुआ उसने फ़ौरन इस्तफसार किया। नहीं तो मैं परेशान क्यों होंगी? उसने हैरत से नवाल को देखा। तुम परेशान हो सलोमी, इतना अंदाज़ा तो है मुझे। ये और बात है कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर करना नहीं चाहती, उसने पूरे वसूख से कहा तो सलोमी ने चंद पल उसको देखा और फिर गोया हुई। यार एक्चुअली मैं अपने भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। लफ्ज़ भाई पर नवाल की सारी हिस्सें बेदार हो गई थीं। क्यों, क्या हुआ? बज़ाहिर बेपरवाही दिखाई थी, लहजा और अंदाज भी सरसरी ही थे, मगर सलोमी भी क़यामत की नज़र रखती थी। पता नहीं यार, भाई को क्या हो गया है, बीमार बीमार से लगते हैं, उदास उदास फिरते हैं। घर तो आना तकरीबन छोड़ ही दिया है, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते। सब घर वाले उनकी वजह से परेशान हैं, जाने क्या हो गया है उन्हें। उसकी जानिब देखते हुए वो अफसुर्दगी से बोली। घर नहीं आते तो फिर कहाँ रहते हैं वो? चर्च में। व्हाट? चर्च में क्यों? उसे खासी हैरत हुई। इसी क्यों का जवाब ही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। क्या पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, यानी घर को छोड़कर चर्च में रहना? नहीं यार, अमेरिका से आने के बाद ही उनमें ये तब्दीली आई है। जाने अब ऐसा क्या हो गया है जिसने उन्हें टोटली चेंज कर दिया है। हालांकि पहले वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, खूब हल्ला गुल्ला करने सबके साथ बैठते थे। अब तो लगता है गोया मुस्कुराना भूल गए हैं, इतने संजीदा और रूड से हो गए हैं कि अब उन्हें बुलाते हुए भी डर लगता है। तुम लोगों ने कभी उनसे इस तब्दीली की वजह नहीं पूछी? उसने पूछा। पूछने की हिम्मत हो तब ना। उसके अफसुर्दगी भरे अंदाज पर वो खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। सलोमी ने बहुत गौर से उसको देखा। नवाल उसकी नज़रों को समझ नहीं पाई थी।
इन दिनों वो बहुत मुस्तरिब सी, बेचैन और अजीब उलझन का शिकार थी, और इस सब की वजह काशिफ ज़ुबैर था, जो उस रोज़ की इत्तफाकिया मुलाकात के बाद उसके पीछे ही पड़ गया था। रोज़ उसके सामने चला आता था, दोस्ती की पेशकश करता। वो अब घर तक आ गया था। उसने खूब बुरा भला कहा, गुस्से से उसे डांटा भी, मगर वो ढीठ बना, उसके पीछे ही पड़ा रहा। सहर उसे नज़रअंदाज किए अपने कामों में मगन रहने लगी। वो तो गोया घर का फ़र्द बन बैठा था। आता लाउंज में बैठता, जो दिल में आए करता। दिल चाहता तो किचन में घुस जाता, चाय कॉफ़ी खाना खाता और खामोशी से वापस लौट जाता। सहर खून के घूंट पीकर रह जाती। उसकी हरकतों से वो तंग आ गई थी। तुम क्यों कर रहे हो आखिर ऐसा? उस रोज़ वो किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी जब वो चला आया था। उसने खासे ज़ब्त से इस्तफसार किया, आप आखिर एतबार क्यों नहीं कर लेती? उसने उतने ही सुकून से उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्योंकि मैं एतबार करना नहीं चाहती। अंदाज़ो लहजा इंतहाई सर्द था। आप एतबार क्यों नहीं करना चाहती? मेरी मर्ज़ी, वो दांत कचकचाते हुए गोया हुई। मर्ज़ी तो बाद में होती है, इससे पहले कई वजूहात भी होती हैं, वही मैं जानना चाहता हूँ। वो उसकी बर्दाश्त आजमा रहा था। कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो ज़ब्त से गोया हुई। ज़बरदस्ती की बात ना ही करें तो बेहतर है, सबूत तो आप देख ही चुकी हैं। ज़बरदस्ती ना भी करूं तो इतना ढीठ ज़रूर हूं कि पत्थर को भी बोलने पर उकसा सकता हूं। वो मायनी खेजी से गोया हुआ। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? वो ज़िच होकर बोली। सिर्फ दोस्ती, उसने इत्मीनान से कहा। मगर मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं कितनी दफ़ा तुम लोगों को बता चुकी हूँ। क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है? दोस्त की ज़रूरत तो हर किसी को रहती है, मुझे नहीं है। मुझे इस लफ्ज़ और इस रिश्ते पर एतबार नहीं है। अपनी ज़ीस्त की किताब के हर वर्क से इस रिश्ते और इस नाम को खुरच चुकी हूँ मैं। अब दोबारा से लिखकर वही गलती दोहराना नहीं चाहती। वही घुटन, वही शर्मिंदगी और वही अजियत दोबारा नहीं ख़रीदना चाहती। ना चाहते हुए भी वो कह गई जो किसी तरह ज़ुबान से निकालना नहीं चाहती थी। काशिफ ने जताया नहीं था। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार का तजर्बा नाकाम ठहरे। हाँ, ज़रूरी तो नहीं, मगर अब दिल नहीं मानता एतबार करने को, दोस्ती या किसी भी रिलेशन को एक्सेप्ट करने को। मुझे वहशत होती है लोगों को देखकर, लोगों में रहकर। मुझे तन्हाई में सुकून मिलता है, मगर तन्हाई ही मैसर नहीं है। वो आहिस्तगी से कहकर चली गई। उस लम्हे काशिफ को वो बहुत उलझी हुई लगी थी। पता नहीं क्या बात उसको उलझा रही थी। वो समझने से कासिर था। नवाल प्लीज़ मेरी बात मान लो, सिर्फ़ एक दफ़ा बात कर लो। ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है, इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी का सवाल है। आखिरी जुमला उसने आहिस्तगी से अदा किया, मगर आवाज़ इतनी बुलंद थी कि नवाल के कानों तक बआसानी पहुंच गई थी। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ सलोमी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो। और फिर ये क्यों कर मुमकिन है? तुम्हारे ब्रदर को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं एक मुस्लिम हूँ और वो क्रिश्चियन। इतने बड़े फ़र्क को कैसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया? जब नवाल ख़ुद उससे मिली थी तो उससे मुतासिर हुई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ख़ुद उसके लिए जोग लिए बैठा है, वो भी अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से। बकौल सलोमी, उससे उसकी दोस्ती की असल वजह भी यही थी, और अब वो उसके लिए अपने भाई की जानिब से दोस्ती की पेशकश लेकर आई थी। और अब नवाल को ख्याल आया था कि एक तो किसी लड़के से दोस्ती, दूसरा मज़हब, मसलक, फ़िरका, सब कुछ तब्दील होने की वजह से किसी तौर मुमकिन न था। उसके घर वाले तो क्या, इर्द गिर्द के लोग ही उसे कत्ल कर देते। आई एम सॉरी सलोमी, आई कांट टू डू दिस, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया था। दिल धड़क रहा था ऐसी बात सोचकर। उसमें भला ऐसी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई कि वो अपने बलबूते पर इतना बड़ा कदम उठा ले। तुम कर सकती हो नवाल, बस एक ज़रा कदम बढ़ाने की देर है। और फिर वो कौन सा तुम्हें अपने साथ भागने को कह रहे हैं? सिर्फ दोस्ती ही तो करना चाहते हैं तुमसे। तुम्हारे लिए ये मामूली सी बात है सलोमी, लेकिन इसे करना मेरे लिए नामुमकिन है, उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। अच्छा चलो तुम दोस्ती मत करो, एटलीस्ट बात तो कर सकती हो। वो घर तो आएँ, हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्लीज़ नवाल, अब इनकार मत करना। तुम शायद जानती नहीं हो हम कितने परेशान हैं उनकी वजह से। अगर तुम ज़रा सी मदद कर दोगी तो क्या हर्ज है? उसे सोचों में गलतान देखकर
सलोमी ने मज़ीद इसरार किया। नहीं सलोमी, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। उसने नज़रें चुराई। तुम खुद भी उनसे बात करना चाहती हो ना? उसकी ना को नज़रअंदाज करते हुए पूरे वसूख से उसने पूछा। नवाल ने यूं उसको देखा जैसे बहुत बड़ी चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। नहीं सलोमी, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें मना क्यों करती? तुम मना सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम में झिझक है, हिम्मत नहीं है तुम में। क्या मैं गलत कह रही हूँ? उसकी आंखों में झांकते हुए सलोमी ने इस्तफसार किया। शायद तुम ठीक कह रही हो। उसने सर झुका लिया था। शायद नहीं, मैं यकीनन सही कह रही हूँ। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो कि मैं समझ रही हूँ नवाल। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा मज़हब तुम्हें कदम बढ़ाने से रोक रहा है। तो डियर, उन्हें कौन बता रहा है? और फिर सिर्फ बात ही तो करना है। बात करने में भला क्या हरज है? वो उसे नई राह दिखा रही थी, जो इस वक्त उसके लिए भी किसी सुहानी शाहराह से कम नहीं थी। वो चल पड़ी थी। सफ़र शुरू कर दिया था। मंजिल क्या और कैसी है कुछ खबर नहीं थी, बस कदम रख दिया था। प्लीज़ सहर, थोड़ी देर के लिए आ जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज समीन की सालगिरह थी। अमूमन वो मनाती नहीं थी। एक तो किसी को याद नहीं रहता था, दूसरे खुद ये एक बचकाना सी हरकत लगती थी। लेकिन उसे इस बार न जाने उसके दिल में क्या समाई के अकेले ही इस दिन को मनाने का सोच लिया। कुछ उसका हल्का अहबाब पहले से ज़रा वसी हो गया था। बहजाद आ गया था। काशिफ था, गो नाराज़ था, मगर था तो सबसे बढ़कर उसे सहर मिल गई थी। भले ही उसने दोस्ती नहीं की थी, मगर वो तो उसे दोस्त मानती थी ना। तुम जाओ समीन, मैं कोशिश करूँगी अगर आ सकी तो। चाय की पत्ती का डब्बा कैबिनेट में रखते हुए उसने कहा। नहीं सहर प्लीज़, बाद में नहीं। वो एक्चुअली मैं कुकिंग कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम, सोचा आपसे भी मदद ले लूँ। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं ख़ुद भी केक बना सकती हूँ। अगर आप अपने हाथ से बनाकर खिला देंगी तो मैं तो ऑलरेडी आपकी दीवानी हूँ, मज़ीद हो जाऊँगी। उसकी बातों के दौरान वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रही, मगर आखिरी जुमले पर चौंक कर उसने उसकी जानिब देखा। समीन, मैंने बारहा तुम्हें कहा है कि मेरे लिए तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो। आप ख़ुद से इतनी बदगुमान क्यों हैं सहर? समीन ने झिझकते हुए पूछा। क्योंकि मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, आहिस्तगी से कहकर वो दोबारा से अपने काम में मगन हो गई। समीन ने चंद पल बगौर उसकी जानिब देखा। क्या आप? समीन, तुम चलो, मैं आती हूँ। सहर इससे पहले किचन से निकल गई। मज़ीद कोई सवाल करती सहर ने फ़ौरन टोक दिया था। समीन अपना सा मुँह लेकर रह गई और सर झुकाए खामोशी से वापस चली आई। सहर नादम सी हुई थी अपने रवैये पर, मगर वो क्या करती? ये लोग भी तो उसकी ज़ात को कुरेदते रहते थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले। समीन, किचन के दरवाज़े में खड़े होकर सहर ने उसको पुकारा तो वो चौंकते हुए मुड़ी। सहर को देखकर तो गोया उसकी बाछें ही खिल गई थीं। उसका अंदाज़ इतना वालिहाना था कि सहर अपने रवैये पर शर्मिंदा सी हो गई थी। आएँ सहर, ये देखें, ये सब चीज़ें मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। ये तो नहीं जानती कि कैसी बनी हैं, मगर बन ज़रूर गई हैं। नूडल्स, मैकरोनी, फ्रूट राइफ़ल और कुछ ऐसे ही बच्चों के खाने वाली डिशेस थीं। कुछ समीन का अंदाज़ भी मासूमाना था कि ना चाहते हुए भी सहर के लबों पर मुस्कुराहट दर आई, जिसे उसने नामहसूस अंदाज में छुपा लिया था। वैसे मेरा दिल चाह रहा था मैं बिरयानी, कोरमा, कोफ्ते, कबाब वगैरह भी बनाऊं, मगर ये सब मुझे पकाना नहीं आता। जो कुछ बनाया है वो भी एक खाना पकाने की किताब से देखकर बनाया है। ये भी नहीं जानती कि पका कैसा है। कोई बात नहीं, बाकी डिशेस मैं तैयार कर देती हूँ, तुम भी सीख लेना। खानों पर एक सरसरी सी निगाह डालते उसने बिना उसकी जानिब देखे कहा तो समीन ने खासी हैरत से उसे देखा। रियली? क्या वाकई आप मेरी हेल्प करेंगी सहर? हाँ, तुमने इसीलिए तो बुलाया था। उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए वो गोया हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं है सहर, आपको बुलाने का ये मकसद थोड़ा ही था। मैं तो बस आज के दिन आपको अपने साथ रखना चाहती थी, वरना ये सब तो मैं खालदा से भी पकवा सकती थी। कोई बात नहीं, आज मेरे हाथ का पका खा लेना, उसने मुस्कुराते हुए खुलूस से कहा।
समीन तो फूले ना समाई थी। जितनी देर वो खाना पकाती रही, समीन मुसलसल बातें करती रही। सीखना तो दूर की बात, उसने एक नज़र भी पकते हुए खाने पर ना डाली थी। समीन, समी यार कहाँ हो तुम? बुलवा कर भूल गई हो क्या? खाना आखिरी मराहल में था जब एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। सहर ने चौंकते हुए समीन की जानिब देखा, जो खुद ज़ुबान दांतों तले दबाए खड़ी थी। भूल गई आपके अलावा मेरे बर्थडे पर एक और मेहमान भी इनवाइटेड हैं, जिन्हें आपसे बातें करते हुए मैं भूले बैठी हूँ। 1 मिनट सहर में आती हूँ। वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी। खाना पक चुका था, बिरयानी दम पर थी। सहर ने चूल्हा बंद किया और बाहर निकल आई। समीन लाउंज में बहजाद के साथ बैठी थी। बहजाद ने जो ही सहर को देखा तो हैरत से उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो समीन से कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले बहजाद ने पहल कर दी। सहर ने सरसरी सा उसकी जानिब देखा और महज सर हिलाकर सलाम का जवाब देती समीन की जानिब मतवज्जा हुई। मैं चलती हूँ समीन। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं आप? इतना अहम इवेंट है आज। समीन साहिबा इस दुनिया में आई थी और आप जा रही हैं। सहर इर्तज़ा साहिबा, हाउ सैड। इससे पहले कि समीन सहर की बात का जवाब देती, अचानक काशिफ कहीं से चला आया और समीन को शरीर से अंदाज में देखते हुए मसनूई तासुफ से गोया हुआ तो समीन ने निखवत से सर झटक दिया। मैं जा रही हूँ समीन। मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि तब तुम अकेली थी। अब चूँकि तुम्हारे मेहमान आ चुके हैं तो मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम हैं। कैसी बातें कर रही हैं सहर साहिबा? समीन तो आप, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर बहजाद ज़ुबैर, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही और ना ही मुझे आप लोगों से कोई गर्ज़ है। मैं समीन के लिए आई थी और इसी से बात कर रही हूँ। सो प्लीज़ ख्वामख्वाह हमारे दरमियान इंटरफेयर ना करें। मेरा ख़्याल है ये खासा गैर इखलाकी फ़ेल है। अब मैं चलती हूँ समीन। उसकी जानिब तंज़िया अंदाज में देखते हुए गोया हुई। लेकिन सहर ऐसे कैसे आप, आई मीन आप तो, उसके सर्दो सपाट लहजे की वजह से समीन हिचकिचा कर गोया हुई। मुझे काम है समीन, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प की वजह से आ गई थी। अब चलती हूँ। उसकी बात कता करते हुए स्पार्ट से अंदाज में कहा और बाहर निकल गई। लाउंज में खड़े तीनों नफूस ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका कर रह गए थे। ये तुम क्या कर रही हो सलोमी? पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे क्यों अकेला छोड़कर जा रही हो, वो भी? ओफ़ो नवाल, कुछ नहीं होता तुम्हें, इतना परेशान क्यों हो रही हो? और अभी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना। भाई ने सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करना है। तुम्हें तन्हा अकेले आउटिंग पर तो नहीं ले जा रहे। लेकिन सलोमी मैं लेट हो जाऊँगी यार, अब तो असर की अजान होने वाली है और तुम जानती हो मुझे हर सूरत असर से पहले घर पहुँचना है। अगर नहीं पहुँची तो दादी का पता है ना तुम्हें। घड़ी पर वक्त देखते हुए उसने सलोमी से कहा, जो बज़ाहिर उसकी बात सुन तो रही थी मगर इर्द गिर्द मतलाशी निगाहें भी दौड़ा रही थी। ट्राउज़र, स्लीवलेस शर्ट और शोल्डर तकाते हुए उसके स्याह चमकीले घने बाल। सलोमी इतनी खूबसूरत नहीं थी मगर फिर भी इस वक्त खासी अच्छी और पुरवक्कार लग रही थी। नवाल ने उसका बगौर जायज़ा लेते हुए एक चोर सी निगाह खुद पर डाली थी। ढीली ढाली शलवार कमीज़, उस पर बड़ा सा दुपट्टा इस अंदाज में था कि पूरा जिस्म भी ढका हुआ था। जाने क्यों इस वक्त उसे अपना हुलिया खासा पुराना महसूस हुआ था। उसने बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा कंधों से ऊपर करते हुए सर से भी सिरका दिया था। सलोमी मैं कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रही हो या नहीं? डोंट वरी यार, कुछ नहीं होता, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं हूँ ना, और अगर तुम लेट हो भी गई तो कह देना, ट्रैफिक जैम था। बेनियाजी से मुस्कुराते हुए उसने कहा। तो नवाल खामोश हो गई थी। असर की अजान शुरू हो गई थी और जो ही अजान शुरू हुई तो वो जो सलोमी की बात पर खामोश खड़ी थी यकलख्त बेचैन हो उठी थी। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती सलोमी, बहुत देर हो गई है, सिर्फ 5 मिनट और नवाल। अगर ब्रो ना आया तो भले चली जाना, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम जानती हो सलोमी, मैं, कुछ नहीं होता यार, मैं हूँ ना। नवाल, असर की अजान हो रही है आज, तुम्हारा दुपट्टा क्यों उतरा हुआ है? उसने जानबूझकर बात बदल दी।
नवाल एक पल को गड़बड़ाई। हाँ वो ये दुपट्टा बहुत तंग कर रहा है, टिक ही नहीं रहा सर पर। वजाहत करते हुए उसने दुपट्टे का एक सिरा यूं पकड़कर सर पर रखा कि वो थोड़ी देर में खुद ही उतर जाए। वैसे एक बात है, सर पर दुपट्टा लिए बगैर तुम ज़्यादा चार्मिंग लगती हो। लो ब्रो भी आ गए। उसे मायने खेज अंदाज में देखते हुए अचानक पुरजोश अंदाज में बोली। शहरी आ गया था। ओके नवाल, मैं जा रही हूँ, ठीक 5 मिनट बाद मैं तुम्हें मिलूँगी, बाय। अरे अरे स्लोमी रुको, वो उसे पुकारती रह गई और वो एक सेकंड में नज़रों से ओझल हो गई थी। इतने में शहरी बिल्कुल उसके करीब आ गया था। हाय, भारी बारोब और दिलकश आवाज़ में आहिस्तगी से कहा। नवाल पर घबराहट तारी होने लगी थी। उसने आज तक फ़ोन पर ही बात की थी, तब कभी उसकी हालत यूं गैर नहीं हुई थी, मगर आज आमने सामने वो घबरा रही थी। हेलो, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर उसकी जानिब देखा नहीं। हाउ आर यू नवाल? मैं ठीक हूँ, आओ तुम्हें कॉफ़ी पिलवाता हूँ। नहीं प्लीज़, आज नहीं, फिर किसी दिन, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, उसने मुस्तरिब से अंदाज में कहा। डोंट वरी यार, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? बी ब्रेव डियर, प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा तो नवाल को तो गोया झटका लग गया था। उसने बिजली की सी तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और शहरी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। नहीं समीन, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। फ़रार से मसले हल नहीं हुआ करते, बल्कि शक व शुबहात में मज़ीद इजाफ़ा होता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इससे पहले कि समीन वहाँ से भागती, काशिफ़ ने सख्ती से उसकी कलाई थामते हुए रोक लिया। क्या बात करोगे काशिफ़? किस शक को दूर करोगे? उस शक को जो तुमने खुद पैदा किया है। किस बात की वजाहत करोगे? उन बातों की जिनको लेकर तुमने अज़ खुद मुझे खुद से बदगुमान किया है। समीन ने कठोर लहजे में इस्तफसार किया। ठीक है समीन, मैं कोई वजाहत नहीं करता, किसी शक को दूर नहीं करता, लेकिन एट लीस्ट हम बात तो कर सकते हैं ना। उस रिश्ते के अलावा हमारे बीच एक और रिश्ता भी तो है, हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। जब तक तुम इस रिश्ते पर बात नहीं करना चाहती, जब तक तुम हमारे इस रिश्ते को शक की निगाह से देखना बंद नहीं कर देती, तब तक पहले जैसे दोस्त तो बन सकते हैं ना। इसमें तो कोई हरज नहीं है ना। मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं इस मौजू पर बात नहीं करूँगा। मैंने दोस्ती से कब इनकार किया है काशिफ़? दोस्त तो मैं अब भी हूँ। उसकी जानिब देखते हुए उसने नरमी से कहा। दोस्ती है तो दोस्ती ही रहेगी, जब तक तुम नहीं चाहोगी हम इस रिश्ते पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि तुम भी इस बात को लेकर कभी झगड़ा नहीं करोगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं वादा करती हूँ, झगड़ा नहीं करूँगी। समीन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूरे यकीन के साथ कहा था। सलोमी ने उसका हाथ थाम कर एक अनजानी और नई शाहराह पर ला खड़ा किया था और ख़ुद मंजिर से गायब हो गई थी। जाते हुए बस इतना कह गई थी, मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। कहाँ? ये खबर ना दी थी। वो तन्हा ही इस राह पर चल पड़ी थी। अगर पहले जैसी दब्बू सी होती तो शायद कभी ना चल पाती। सलोमी जाते हुए उसे खासा पुरेतमाद बना गई थी। उसके अंदर अब हालात का मुकाबला करने का हौसला आ गया था। नवाल, कहीं जा रही हो बेटा? इतवार का दिन था, सब घर पर ही थे। हसन अहमद शिराजी और दीबा शिराजी नाश्ता कर रहे थे, जबकि दादी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। कुछ देर कबल शहरी का फ़ोन आया था, वो उससे मिलना चाहता था। वो बैग उठाए चली आई थी, तभी दीबा शिराजी ने इस्तफसार किया था। वो एक लम्हे को गड़बड़ाई थी, दूसरे ही लम्हे पूरे एतमाद से गोया हुई। मम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। बाहर? क्यों? उन्होंने हैरत से दरियाफ्त किया तो हसन अहमद शिराजी भी चौंके। वो मम्मा, मेरी एक फ्रेंड है ना समाना, उसे मुझसे कुछ काम था, जल्दी वापस आ जाऊंगी। समाना? ये तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है? पहली बार नाम सुना है समाना। ये मेरी नई फ्रेंड है मम्मा, कुछ देर कबल माइग्रेशन करवा कर हमारे कॉलेज में आई है। बहुत अच्छी है। आप पिछले दिनों टूर पर थी ना, इसीलिए आपको पता नहीं। उसने पूरे एतमाद के साथ झूठ बोला। हालांकि सच तो ये था कि सलोमी के बाद उसने किसी से दोस्ती की ही नहीं थी। जो थे वो भी सलोमी की वजह से उसे छोड़ गए थे।
एहतियात करना बेटा, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। जी मम्मा, आप फ़िक्र ना करें, मैं बच्ची थोड़ा ही हूँ। अब मैं जाऊँ मम्मा? जाओ और जल्दी आ जाना। नवाल, जी मम्मा, वो आहिस्तगी से कहकर तेज़ी से आगे बढ़ी थी। तभी दीबा शिराजी की निगाह उसके बिना दुपट्टे के सर और फिर खुले बालों पर पड़ी थी। उन्होंने खासी हैरत से बेटी को पुकारा था। जी मम्मा, वो चौंकते हुए पलटी। तुमने कटिंग करवाई है? सर से उतरे हुए दुपट्टे पर उन्होंने कोई बाज पुर्स नहीं की थी। अलबत्ता कटे हुए बाल उनकी तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बने थे, जो कमर से कंधों तक आ चुके थे। नवाल गड़बड़ाई, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। लम्हे भर बाद ढिठाई से गोया हुई, वो एक्चुअली मम्मा, बाल बहुत रफ़ हो गए थे। सब फ्रेंड्स कह रही थी कटिंग करवा लो, इससे बाल बढ़ेंगे भी और मज़ीद अच्छे भी हो जाएंगे, इसलिए। वाह बेटा वाह, पहले दोस्तों के कहने पर चल रही थी, जो आज उनके कहने पर दुपट्टा भी उतार दिया और बाल भी कटवा लिए। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, दादी अपने कमरे से निकल आईं और उसकी बात सुनकर तंजिया गोया हुईं। नवाल ने नागवारी से लब भींच लिए। मैं चलती हूँ मम्मा। वो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए दीबा शिराजी को बताकर तेज़ी से आगे बढ़ी। कहाँ जा रही हो नवाल? दादी ने तेज़ लहजे में पूछा। दादी प्लीज़, अब मैं बची नहीं रही कि जहाँ भी जाऊँ आपको बताकर जाऊँ। समझदार हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। आप प्लीज़ बात बात पर टोका मत करें। वो बिना डरे बिना झुके पूरे एतमाद अंदाज में कहकर तेज़ी से आगे बढ़ी। वहाँ पर मौजूद तीनों अफराद उसके इस दर्जा बदले हुए अंदाज पर हैरत ज़दा रह गए थे। दादी तो उसके रंग ढंग बहुत दिनों से देख रही थी, मगर दीबा और हसन शिराजी ने आज पहली बार देखे थे। मिस्टर behzad ज़ुबैर, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। इसमें हद से बढ़ने वाली क्या बात है मिस सहर इर्तज़ा? पसंद व नापसंद का हक़ तो हर इंसान को है। अगर मैंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया है तो इसमें हद से बढ़ने वाली क्या बात है? उसकी बात पर जिस तरह सहर ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था, वो खासा चौंका देने वाला था। behzad को इतना तो पता था कि किसी भी लड़की के सामने अपने जज्बात का इजहार किया जाए तो उसका रवैया सख्त ही होगा। देखिए मिस्टर behzad, क्या गलत है और क्या सही, किसे पसंद व नापसंद का हक़ है और किसे नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ ख़ुद से मतलब है और मेरे नज़दीक आप अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं। वो सर्दो सपाट लहजे में गोया हुई। एक बात तो बताएं मिस सहर इर्तज़ा, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? behzad ने अचानक पूछा तो सहर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई सड़क छाप आवारा और लोफर नहीं हूँ। एक मैच्योर मर्द हूँ। मैंने आपसे एक बात कही, उस पर आपका जज्बाती होना जायज़ है, लेकिन जिस तरह आप हाइपर हुई वो मेरी समझ से बाहर है। मैंने एक बात पूछी, आपको अच्छी नहीं लगी, ओके फ़ाइन, लेकिन आपका यूं काट खाने को दौड़ना मेरी समझ में नहीं आया। आखिर क्यों? उसने गहरी नज़रों से देखते हुए हैरत से पूछा तो सहर गड़बड़ा गई और अपने कुछ देर कबल वाले रद्द-ए-अमल पर शर्मिंदा होते हुए नज़रें चुरा गई। मुझे छोड़ें, आप बताएं, आखिर आप लोगों के साथ क्या मसला है? क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे क्यों कुरेदने की कोशिश करते हैं? मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? हर कोई मेरी ज़ात पर सवाल उठाता है। क्यों? कौन है ऐसा जो दूसरों की लाइफ में दखल अंदाज़ी करता है? जैसा कि आप, हर कोई एक दूसरे में मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब उठकर उसकी ज़िंदगी का पोस्टमार्टम शुरू कर दें। जैसा कि आप जो मुझे कुरेदते रहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, आज मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर आपको क्या मसला है? आप क्यों मेरे? वो सख्त व खुरदरे लहजे में बोल रही थी। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती, behzad ने आगे बढ़कर अपना आहनी हाथ उसके मुंह पर रख दिया। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कोई भी किसी की लाइफ में इस तरह इंटरफेयर नहीं करता जिस तरह हम करते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। हमें तुमसे मतलब है, हमें तुम्हारी फ़िक्र है। हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह तन्हा रहो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। मुझे तुम में दिलचस्पी है क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है क्योंकि मैं तुम्हारी
फ़िक्र करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसका मैं सालों से मुंतज़िर था। दैट्स इट। यही सुनना चाहती थी ना तुम? अब कहो। उसी के अंदाज़ में कहते उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और कुछ फासले पर खड़ा हो गया, और वो हक्का बक्का सी उसे देखती रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। बहज़ाद ने चंद पल उसके हवन्नक से चेहरे को देखा और फिर मज़ीद कुछ कहे बगैर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था।